सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है। मंत्री नितिन गडकरी ने 2024 में प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया है। इसके साथ ही महंगे टोल टैक्स से जल्द राहत की बात भी कही है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आप सुनिए। नमस्कार, मैं हूं अनूप गुप्ता। मोदी सरकार ने 9 साल पूरे कर लिए हैं। अभी हमारे साथ हैं सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी। गडकरी जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। 2014 में बीजेपी ने प्रचंड जीत दर्ज की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आप पर भरोसा जताया, आपको सबसे बड़ी भूमिका दी। इस पिछले 9 सालों के जर्नी को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये निश्चित रूप से बहुत आनंद और समाधान का विषय है कि मेरे विभाग में जब मोदी जी ने मुझे जिम्मेदारी दी तब करीब 406 प्रोजेक्ट 3,85,000 करोड़ के बंद पड़े थे। मैं उस समय, मुझे याद है कि मैं रोज़ सुबह जब आता था 10 बजे तो कॉन्ट्रैक्टर, बैंकर्स, अधिकारी और इंडिपेंडेंट इंजीनियर सबको लेके बैठता था। दिन भर कार्यक्रम लगा हुआ रहता था और मैं रिजॉल्व करने के लिए पीछे रहता था। हमने 40,000 करोड़ के प्रोजेक्ट टर्मिनेट कर दिए और मैं आपको ये विश्वास के साथ बता सकता हूँ कि हमने जो प्रयास किए उसके कारण हमने हिंदुस्तान की बैंकों को 3 लाख करोड़ के एनपीए से बचाया और अब हमारा काम स्मूथली शुरू हुआ। और जहाँ लोग एनएचआई में काम करने के लिए तैयार नहीं थे, अनेक कॉन्ट्रैक्टर ने दिवाला पीट दिया था, एनसीएलटी में चले गए, वही एनएचआई और हमारे मिनिस्ट्री ने 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। आज पूरे विश्व में हमारे वर्ल्ड रिकॉर्ड के कारण, हमारे काम के कारण काफ़ी बड़ा रिस्पेक्ट और रिकग्निशन मिला। और ये अवसर मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने मुझे काम करने का दिया और उनके नेतृत्व में हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए कोशिश कर रहे, इंडिया को सुपर इकोनॉमिक पावर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक बात समझ लीजिए कि देश को अगर वर्ल्ड में नंबर 1 पर पहुंचाना है तो हमें वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा नहीं होगा तो ट्रेड, बिजनेस और इंडस्ट्री नहीं आएगी। ये तीनों नहीं आएंगी तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, और कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, बिजनेस और इंडस्ट्री नहीं आएगी तो रोजगार निर्माण नहीं होगा, और रोजगार निर्माण नहीं हुआ तो गरीबी दूर नहीं होगी। तो इसलिए इस देश को गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करके भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त, सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हिंदुस्तान का निर्माण करना, यही मोदी जी का मिशन है और हम उसके लिए काम कर रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि कांग्रेस को मिले हुए 62-65 साल और हमको मिले हुए 9 साल, इसका अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो 60-62 साल में जो कांग्रेस नहीं कर सकी वो हमारी सरकार ने 9 साल में करके दिखाया। यही हमारी सबसे बड़ी बात है। 9 सालों में हमने देखा कि आप अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में नहीं रहते, ना ही राजनीति की वजह से सुर्खियों में रहते, आप अपने काम की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। एक वक्त था जब चर्चा करप्शन की होती थी, आज अगर बात होती है विकास की तो नितिन गडकरी की बात होती है। पूरे देश में आपने सड़कों का जाल बिछा दिया है। क्या आपके सामने कोई चुनौती आई थी? क्योंकि जो सिस्टम था वही आपको मिला होगा, सिस्टम में बहुत ज़्यादा बदलाव तो नहीं हुए होंगे। पहली बात तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं अभी तक 9 साल में अलग अलग डिपार्टमेंट में 50 लाख करोड़ के काम कर चुका हूं, पर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं हुआ। किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को अपने अप्रूवल लेने के लिए मेरे पास आना नहीं पड़ा। फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, टाइम बाउंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, करप्शन फ्री सिस्टम, कमिटमेंट टू द क्वालिटी, और हमने देश के लिए काम कर रहे इस भाव में हमारे अधिकारियों ने, हमारे कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया। इन 9 सालों में बहुत सारे प्रोजेक्ट आपने किए, बहुत सफलता के साथ किए। कोई तो ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो आपके बड़े दिल के करीब हो, आपको पहले लगा हो कि ये नहीं हो सकता, ये असंभव है, लेकिन आपने संभव कर दिखाया हो। कोई ऐसा प्रोजेक्ट है? जी। मेरे पूरे 9 साल के टेन्योर में मैंने सबसे अच्छा कोई काम किया है तो मैं आपको बताता हूँ, वो रोड, टनल और ब्रिज का नहीं है। वो काम ये है कि बिहार, उड़ीसा, इवन उत्तर प्रदेश, पूरे नॉर्थ ईस्ट में, सब देश में आदमी आदमी को खींचने का काम करता था। साइकिल रिक्शा था, 1 करोड़ लोग
केवल आदमी आदमी को ढोने का काम करते थे। अमानवीय शोषण, इस प्रकार का एक मानवीय शोषण की ये प्रथा थी। और इसलिए इतना ही नहीं तो 1 क्विंटल का कोई बोरा होगा तो अपने पीठ पे लेता था जी। अब आपको देखने के लिए नहीं मिलता, क्योंकि हमने मैकेनिक्स ड्रिवन ई रिक्शा और ई कार्ट लाया। और लगभग 99.9 पर आपको साइकिल रिक्शा दिखेगा नहीं आपको। अब आदमी आदमी को खींचने वाला रिक्शा नहीं दिखेगा। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते थे कि ये जिस दिन बदल जाएगा वो हमारा सुनहरा दिन होगा। डॉक्टर लोहिया जी कहते थे मैं कभी ज़िंदगी भर इस रिक्शा में नहीं बैठूंगा। मुझे खुशी है कि ये प्रथा हमने बंद कराई। गरीबों के लिए एक और बड़ा काम हुआ है। सिविल एविएशन सेक्टर से लगता है आपकी कोई अदावत है, कोई ठनी हुई है, क्योंकि एक तरफ तो आप एयरपोर्ट तक रास्ते बना देते हैं, सुगम कर देते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि आपको फ्लाइट से सफ़र करने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि आपने देहरादून दिल्ली 2-3 घंटे में आपने पहुंचा दी, देखो अमृतसर पहुंचा दी नज़दीक में, श्रीनगर तक आपने इतने नज़दीक कर दिए कि लोगों को फ्लाइट लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो मैं दिल्ली को डिकंजेस्ट और पोल्यूशन फ्री करने के लिए हम 65,000 करोड़ रुपए के काम कर रहे हैं। मैं आपको उसके डिटेल्स दे दूंगा। ये 65,000 करोड़ में दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में, दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 1.5 घंटे में, दिल्ली से जयपुर ये अभी 2 घंटे में, दिल्ली से मेरठ 4.5 घंटे थे वो 45 मिनट में हो गया, और दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में। अब दिल्ली से मनाली जिसको 14 घंटे लगते थे, अब दिल्ली से हम लोग उसको 6-6.5 घंटे में मनाली पहुंचेंगे। चंडीगढ़ में 2.5 घंटा, और चंडीगढ़ से 3.5 घंटे में 5 टनल हमने बनाई है तीरथपुर वगैरह, वहाँ से जाके आप मनाली तक 3.5-4 घंटे में पहुँच जाएंगे। तो मुझे आपको यही कहना है कि इससे टोटल चेंज हो गया। अभी मुझे देहरादून में, मैं जब मुख्यमंत्री जी के साथ था उनके प्रचार में गया था, तो मुझे बता रहे थे कि दिल्ली देहरादून कितना इंपॉर्टेंट है, 10 फ्लाइट दिल्ली से आती है। तो मैंने भाषण में कहा कि अब चिंता मत करो, दिसंबर के बाद एक भी फ्लाइट नहीं आएगी। मैंने मुंबई पुणे हाईवे बनाया तो पुणे से मुंबई 8 फ्लाइट चलती थी, बंद होगी। इसका मतलब उनका नुकसान नहीं होगा। देहरादून में मुंबई से फ्लाइट आएगी, जयपुर से आएगी, बेंगलोर से आएगी, हैदराबाद से आएगी, तो लोग दूर से आएंगे। पर ये जो होगा इसके कारण अभी आज एक अच्छी बात हो गई। अब छोटे छोटे लोग जो लोअर क्लास था वो मिडिल क्लास में कन्वर्ट हुआ। वो 1-1.5 लाख रुपए में पुरानी गाड़ी खरीदते हैं, पूरे फैमिली को साथ में लेता है और टूरिज्म के निकला हुआ है। इसी को जोड़कर एक सवाल है कि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा चल रही है, वहाँ से जो खबरें आ रही है कि आपने जिस तरीके से देहरादून की दूरी कम की है, वहाँ पर श्रद्धालु बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड स्तर पे वहाँ श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। तो एक तो बहुत बड़ा आपने काम कर दिया ये। देखिए, हम अभी बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री को जोड़ने के लिए हम 12,000 करोड़ के रोड बना रहे हैं। 70% काम हुआ, टनल वगैरह बहुत अच्छी बना रहे हैं। इसके साथ साथ हम वहीं रोपवे और केबल कार बना रहे हैं, केदारनाथ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम 260 रोपवे, केबल कार और फेनिकुलर रेलवे 1,30,000 करोड़ की हम देश में बना रहे हैं। हम बस पोर्ट बना रहे हैं। तो स्वाभाविक अब रोड के साथ रोड साइड डेवलपमेंट में इंडस्ट्रियल क्लस्टर, स्मार्ट सिटी, लॉजिस्टिक पार्क ये भी डेवलप कर रहे हैं। फिर दिल्ली से जयपुर हम इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे पानीपत के बाद जो आते पेरीफेरल रोड के बाद हमने UR2 एक नया रिंग रोड बनाया, जो रिंग रोड डायरेक्ट द्वारका तक आता है। अब वहाँ से एयरपोर्ट आने के लिए 2.25 घंटा लगता था, उस रोड से 20 से 25 मिनट में जाओगे वो शिव मूर्ति के पास, और वहाँ अंडरग्राउंड होके T3 और उधर से वसंत विहार क्रॉस करोगे। ऊपर का रोड भी 2-3 गुना बड़ा हो गया जी। तो फिर द्वारका एक्सप्रेस हाईवे से डायरेक्ट आप लोग दिल्ली मुंबई हाईवे पे चले जाएंगे। तो एक प्रकार से एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर में हो रहा है, जिसमें दिल्ली को प्रदूषण से भी मुक्ति मिलेगी और ट्रैफिक जाम से भी मिलेगी। संघ की विचारधारा को आप अपने अंदाज में पूरा कर रहे हैं, ऐसा आरोप लगता है। वजह यह है कि जिस तरीके से जो देश के तीर्थ स्थान हैं, जो मठ मंदिर हैं, जहां लोग जाते थे, श्रद्धालु जाते, तो उनको बड़े तरीके से आप जोड़ रहे हैं। देखिए, हम सबको जोड़ रहे हैं। 22,000 करोड़ रुपए का बुद्ध सर्किट, जहां भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, जहां उन्होंने शिक्षा, संस्कार, ज्ञान मिला,
जहाँ वो रहते थे और जहाँ उनका देहावसन हुआ, सबको जोड़ रहे, अच्छे जोड़ दिया हमने। 22,000 करोड़ का प्रोजेक्ट पूरा किया। हम जैन सर्किट पर काम कर रहे हैं। हम इतना ही नहीं तो महाराष्ट्र में पंढरपुर, उसमें देहू आळंदी का पालखी मार्ग बना रहे 12,000 करोड़ का। हमने तुळजापुर, गाणगापुर, अक्कलकोट जोड़ दिया। अब माहौर में रोपवे बना रहे। इतना ही नहीं तो देश के जितने जितने तीर्थ स्थान है वो किए। अजमेर के लिए जाने के लिए भी अच्छा रोड बनाया। हमने कभी ये नहीं सोचा इस देश में चाहे कोई भी संप्रदाय हो, जहाँ जहाँ लोग जाते हैं, चाहे वो कोई भी तीर्थाटन का स्थान हो, वहाँ जाने के लिए अच्छे रोड बनने चाहिए। गडकरी जी, पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है, लोग परेशान हैं। आपने एक अल्टरनेटिव फ्यूल का ऑप्शन लोगों को दिखा दिया है, सुझा दिया है। आपको लगता है कि जो इस मिशन में आप लगे थे, इलेक्ट्रिकल व्हीकल तो बाजार में अब है, बाकी आपके पास हाइड्रो फ्यूल का कार भी है, इथेनॉल बेस्ड भी फ्यूल आ चुका है, तो ये जो आपने एक सपना देखा था एक मिशन के तौर पर, आपको लगता है कि अब जमीन पर उतर रहा है धीरे धीरे, आगे कहाँ तक जा पाएगा? काफ़ी उतरा है जी। अभी हमारे पेट्रोल में 20% इथेनॉल डाला जाता है जी। इथेनॉल का रेट 60 रुपये और पेट्रोल का 120 रुपये है। हमारी सरकार को इसमें 40,000 करोड़ की बचत हुई और पोल्यूशन कम हुआ। दूसरी बात ऐसी है कि इथेनॉल पहले मोलाइसिस, शीरा जिसको बोलते हैं, उससे बनता था, शुगर केन, गन्ने से। अब इथेनॉल मक्के से बन रहा है, ब्रोकन राइस से बन रहा है, बायोमास से बन रहा है, यानी बगास से, बाम्बू से इथेनॉल बन रहा है। तो नेचुरली गाँव में रोजगार निर्माण हुए। इंपोर्ट बचा, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन प्योर, इंडिजिनस। फिर इथेनॉल के बाद हाइड्रोजन आ रहा है। तो हाइड्रोजन 3 प्रकार का है। एक है ग्रीन हाइड्रोजन जो पानी से और ऑर्गेनिक वेस्ट या बायोमास से बनता है, तो वो ग्रीन हाइड्रोजन है। जो हाइड्रोजन कोल से बनता है वो ब्लैक हाइड्रोजन है। जो पेट्रोलियम से बनता है ब्राउन हाइड्रोजन है। अब हम ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री में, केमिकल इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल में जहाँ कोयला, पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल यूज होता है, अब वहाँ ग्रीन हाइड्रोजन होगा। सर, एक सवाल है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए आपने बताया कि वेटिंग लिस्ट तो है, लेकिन जिस तरह से वो महंगी है, एक आम लोगों के लिए लगता है कि वो खरीदना एफोर्डेबल नहीं है। आपको नहीं लगता कि इसके रेट और कम हो, जिसके लिए सरकार कोशिश करे, तो लोग भी उसको आराम से खरीद सके अफोर्डेबल प्राइस में? देखिए, लिथियम आयन बैटरी की कीमत उसमें सबसे ज़्यादा होती है। हमारे यहाँ $150 पर किलोवाट अब बैटरी की कीमत थी। अब वो 115 और अब 100 तक आने की संभावना है। जिस दिन वो 100 तक आएगी उस दिन पेट्रोल कार और इथेनॉल, अपना इलेक्ट्रिक कार की कीमत सेम होगी। ये वॉल्यूम का गेम है जी। जितने बड़े प्रमाण पर यह संख्या बढ़ेगी उतनी कॉस्ट कम होगी। आपको याद है हमारे देश में मोबाइल फोन आया था तो उसकी कीमत 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए थी। अब कितने में मिलता है? 2,500 रुपये में। हमारे कोई भी चीज़ जब पहले आती है तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, जब नंबर बढ़ता है तो वो कम हो जाती है। मैं विश्वास के साथ बताऊंगा कि आने वाले 1-1.5 साल के अंदर इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक बस और इलेक्ट्रिक ट्रक, इनकी कीमत डीजल पेट्रोल के वाहनों के बराबर में। एक शिकायत है लोगों की कि टोल टैक्स, मतलब आपने आसान तो कर दिया, सड़कों को आसान कर दिया, दूरियां कम कर दी, लेकिन टोल टैक्स से लोग परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि गडकरी जी एक हाथ से तो लोगों को थोड़ा फायदा दे रहे हैं, लेकिन दूसरे हाथ से जो है वो ले भी ले रहे हैं क्योंकि टोल टैक्स बहुत महंगा है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप अभी देहरादून जाने के लिए 9 घंटे लगते थे। अगर आप 2 घंटे में जाओगे तो आपका पेट्रोल नहीं बचेगा, डीजल नहीं बचेगा, आपका समय नहीं बचेगा। अब मैं आपको कहूँ, मैं मार्केट से कर्जा लेकर पैसा खड़ा करता हूँ क्योंकि सरकार की बजट की मर्यादा है। मैं इतना बड़ा काम इसलिए करता हूँ कि हम पैसे कर्जे से उठाते हैं ब्याज के साथ, अब उसको वापस भी करना है और उसमें लोगों का सेविंग भी है। अब मुझे बताओ, दिल्ली से मुंबई एक ट्रक चलता था, उसको 52 घंटे लगते थे। अब वो मुश्किल से महीने भर में 6-7 ट्रिप करता था, अब 10 ट्रिपें करेगा। अगर 4 ट्रिपें बढ़ेगी तो उसकी कमाई नहीं बढ़ेगी, फ्यूल कम होगा। पहले उसकी एवरेज स्पीड 40 किलोमीटर थी, अब वो 80 किलोमीटर जाएगी। तो नेचुरली 18 घंटे में जाएगा, 20 घंटे में जाएगा, तो नेचुरली कॉस्ट कम होगी। तो मैं आपको बताता हूँ, इफ़ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। सर, एक सवाल है पार्लियामेंट से जुड़ा हुआ। जिस तरीके से पार्लियामेंट
का बायकॉट किया विपक्षी पार्टियों ने, आपको लगता है ये जायज़ है? क्योंकि नया संसद भवन था, उस पर सियासत होना, ये आपको ठीक लगता है? मुझे नहीं लगता, एक्चुअली ठीक नहीं लगता। देखिए, हमारा संसद ये लोकतंत्र का मंदिर है और हमारी लोकतंत्र जो है वो लेजिस्लेटिव विंग, एग्जीक्यूटिव विंग, जुडिशरी और मीडिया, ये 4 स्तंभों पर खड़ा है। ये लोकतंत्र का मंदिर है, कोई पार्टी का कार्यालय नहीं था। और इसका नए भवन का निर्माण, उद्घाटन, ये लोकतंत्र का गौरव था, लोकतंत्र का उत्सव था। इसको पॉलिटिकलाइज नहीं करना चाहिए। इस कार्यक्रम में सभी राजनीतिक पार्टियों ने शामिल होना चाहिए था, यही मेरी अपेक्षा है। हम सब लोग मिलकर, हमारे में मतभेद हो सकते हैं पर मनभेद नहीं होने चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि मतभेद चलेंगे पर मनभेद नहीं होनी चाहिए। हम सब लोग मिलकर, हमारे विचार कुछ भी हो, हम लोकतंत्र को मजबूत करें, लोकतंत्र के मंदिर का गरिमा कायम रखें, हमारी संसद का। और लोकतंत्र हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, तो मुझे लगता है इस लोकतंत्र की रक्षा करना ही हमारी सबकी जिम्मेदारी है। विपक्ष ने भी सहयोग करना चाहिए, यही मेरा उनसे अनुरोध है। आपने पहले भी कहा कि सियासत का अंदाज आपका अलग है, देखने का नज़रिया अलग है, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी विदेश जाते हैं और देश के बारे में बयान देते हैं, आपको लगता है कि ये जायज़ है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, इस तरह से बयानबाजी विदेश की धरती पे जाकर? देखो, उन्होंने क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए उनका अधिकार है। मैं ये मानता हूँ कि हमें लोगों ने चुन कर दिया और मोदी जी के नेतृत्व में हमने 9 साल में किया हुआ काम का लेखाजोखा आपके पास हमने दिया। मैं ये मानता हूँ कि फाइनेंशियल ऑडिट बहुत इंपॉर्टेंट है, पर फाइनेंशियल ऑडिट से परफॉर्मेंस ऑडिट इंपॉर्टेंट है। और मैं ये मानता हूँ कि निश्चित रूप से हमारे परफॉर्मेंस ऑडिट के आधार पर पॉजिटिविटी के साथ हम जनता के सामने जाएंगे और हमारे किए हुए काम पर, परफॉर्मेंस पर जनता को वोट मांगेंगे। और 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में फिर से जनता हमको आशीर्वाद देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आखिरी सवाल सर, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जो रिजल्ट है वो सामने है। आने वाले वक्त में राजस्थान में चुनाव है, मध्य प्रदेश में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है और फिर लोकसभा। आपको लगता है कि पार्टी कर्नाटक से सबक लेते हुए यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करेगी और जिस तरह से काम पे लगे हुए हैं उस पर मुहर लगेगी? मुझे लगता है कि आने वाले इन राज्यों के जो चुनाव हैं, इसमें निश्चित रूप से हमको विजय मिलेगा। राज्यों के चुनाव में राष्ट्रीय विषय कम होते हैं, राज्यों के विषयों की भी चर्चा बहुत होती है। पर मेरा विश्वास है कि आने वाले जिन राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, जो जो काम भारत सरकार ने किया है उसके आधार पर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इन राज्यों में हम सरकार बनाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास। 2024 में निश्चित रूप से हम जीतेंगे, हम पूरी अच्छी मेजॉरिटी लेकर चुनकर आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। गडकरी जी, आपने नेटवर्क 18 के लिए टाइम निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए बात कर